गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे यार टेंशन हो गई थी मुझे तुम लोग। और एक्चुअली टाइमिंग गड़बड़ हो गया था यार। यार कल ही मेरा वो रिसीव हुआ था, उसका मैसेज आया था, तो मुझे लगा हो सकता है रिसीव होने के बाद भी कॉल आ गया हो। और ऊपर से अरे यार, एक तो तुम लोगों ने अच्छा मेरा वो कर दिया एकदम ही। अब बीजीएम सर का भी अच्छे से करना पड़ेगा कुछ दिनों बाद, जब वो भूल जाए थोड़ा। ये बदला लेंगे और करवाया खुद पार्थ नहीं होगा। बदला लेने की बातें कर रहा है। कुछ अच्छा सा प्लानिंग करना पड़ेगा अब तो। ये तो है। और दूसरा यार, एक्चुअली वो रिसीव हुआ था तो मेरे दिमाग में एकदम था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और प्लस वो ट्रू कॉलर पे भी लिख के आया है माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत गड़बड़ हो गया है यार। इतना बड़ा बेवकूफ मैं पहली बार बना हूं यार। एक तो मैं एक मीटिंग में था और वो कॉल आया, तो मैंने वो मीटिंग वाला सकाल वाले न्यूज़पेपर वाले आए थे, उनको भी भेज दिया कि यार इम्पोर्टेंट कॉल है, टैब मिलने वाला है, पहले इनको अटेंड करो। और जल्दीबाजी में एकदम ही गड़बड़ हो गया। ये वाली बात तो गजब ही थी। 45,000 का टैब है और 65,000 का उसका वो है। हाँ यार, वो तो है, वारंटी में है तो फिर वही मुझे भी लगा यार, बोला तो था उन्होंने वारंटी में है। बट ये इस बार विजय सर ने सही काटा मेरा, इस बात से तो मैं एग्री हूँ भाई। इस बार विजय सर खेल गए हैं। गाली वाली यार मेरा नेचर ही नहीं है देने का, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मुझे बड़ा ये अजीब लगा पहले कि अपना पार्टनर ने जो आईपैड दिया है वो ले लीजिए। वो कह रहे ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गया। विजय सर ने आवाज सही चेंज की यार, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे किया उन्होंने। हाँ, अगली बार तो खेलना ही पड़ेगा यार।
हाँ वही मुझे लगा सरफेस वाले को बोल रहे आईपैड ले लो, ये क्या चक्कर है। कोई नहीं, अब अच्छा प्लान करना पड़ेगा मुझे। परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया मेरे पे। कुछ अच्छा स्क्रिप्ट बने, पार्ट तो बनाओ यार, अच्छा है ये तो। अभी तो सतर्क है, अभी तो करने कोई फायदा नहीं है, कुछ दिन बाद ही करना पड़ेगा। हाँ कुछ तो खतरनाक वाला ही करना रहेगा। जब उनको पूरा विश्वास हो जाए कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तभी करेंगे हम लोग। चलो बच्चों, फिर अब आगे पढ़ाई शुरू की जाए। हाँ यार, वो आने वाले हैं, तब भी कुछ प्लान कर सकते हैं ऐसा। तो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्या? हाँ तुम लोग विश्वास दिलाओ कि मैं प्रैंक नहीं करने वाला हूँ, ये अच्छी बात है। देखो बोला तो है, सितंबर में है उनका आने का प्लान। बच्चों लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्या? अबे श्रेयस, शादी करने के लिए तो हो सकता है कि वापस जाएं फिर करके आ जाएं, बट फाइनल तो कर सकते हैं ना। तूने कौन सा डरा दिया रजत? अच्छा, ये तूने डराया था क्या? कुछ भी यार। सर को शर्म आ जाती है थोड़ा सा। शर्मीले स्वभाव के हैं ना, शादी के बाद से शर्मा जाते हैं। तो अब ये कैसे बोले हाँ हाँ हो रही है, तो यही बोल देते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों अब चलो हम लोग। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ बोलो, एकदम माहौल रखो कि कुछ अब प्रैंक होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलो पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, ईएमआई में लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था क्या? शायद लास्ट टाइम में दिया था। तो चलो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो बच्चों, डाउट बताना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखो क्या है। 2 भी है। 2 देख लो पहले। Radius of a circular conducting loop shown in figure is r. Magnetic field is decreasing at a constant rate alpha. Resistance per unit length of the loop is rho. Then the current in wire AB. तो इसमें ऐसा कुछ बोला गया है। यहाँ पे वायर लगी हुई है ना, तो ये एक तरह से 2 लूप बन गए हैं ना। दोनों लूप में क्या होगा, अगर यहाँ पर बी परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो डीवी बाई डी टी किस रेट से वो चेंज हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, कुछ अल्फा है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट का अगर हम मान लेते हैं एरिया कुछ
इस हाफ लूप में पहले आप देखो ना, इस हाफ लूप में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, और वैसे ही इस हाफ लूप में भी ईएमएफ डेवलप होगा। तो नीचे वाले हाफ लूप, कोई भी एक में फ्लक्स कितना आएगा, बी इंटू ए, कोई भी एक लूप में, अगर इसका एरिया है, इसका एरिया है, तो उसका मतलब उसमें ईएमएफ कितना डेवलप हो जाएगा, ए ए बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे इसको, और आ जाएगा डीवी बाई डी टी। तो ए इंटू अल्फा, ए मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमारा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो आप दो बैटरी बना दो, इधर भी एक बैटरी और इधर भी एक बैटरी, और इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए इस लूप में, सो दैट कि वो, अगर ये बी जो है, यहाँ पे बी कैसा दिया है, इन टू द प्लेन, देखो क्रॉस लगा के दिया है ना यहाँ पे, देखो फिगर में क्रॉस बना है, मतलब इन टू द प्लेन है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इन टू द प्लेन वाला डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इन टू द प्लेन में चाहिए ना। तो अलग अलग लूप क्यों लिया। देखो यार, ये आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा, इसी लूप में करंट फ्लो हो पाएगा ना, ये बाहर वाले लूप में, इसमें नहीं फ्लो होगा। तो ये कैसे नहीं फ्लो होगा, वो कैसे बोल पाओगे। देखो आयुष, अगर मैं ये पूरे लूप को लेता हूँ, तो बीच में ये भी एक पार्ट है। अब करंट ऐसे फ्लो होगी या ऐसे फ्लो होगी, मुझे नहीं पता ना। आयुष समझो, ऐसे फ्लो होगी या ऐसे फ्लो होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं केवल इतना लूप लेता हूँ और उसमें ईएमएफ देखता हूँ, तो उसमें तो बोल सकता हूँ ना। हाँ, वही होगा श्रेयस ना, जो हम केवल इतने मिलेंगे और इतने मिलेंगे, तो उनके लिए बोल सकते हैं। इसमें कैसे फ्लो होगी, इन टू द प्लेन जो है उसको बढ़ाना है ना, इन टू द प्लेन बढ़ाना है, तो ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। तो इसमें आप बोल सकते हो कुछ आई करंट जा रही है और ऐसे जा रही है। और इसमें जब देखोगे, तो इसमें भी ऐसे ही फ्लो होगी। तो इस वाले पार्ट में कैंसिल हो जाएगा ना, पूरे में ऐसे आई करंट आ जाएगा। समझो बच्चों, पूरा लूप लेके सोचने में कंफ्यूजन है कि ऐसे जाएगा या ऐसे आके ऐसे जाएगा, लेकिन इतने को लेके सोचो और इतने को लेके सोचो, तो बीच में दोनों का कैंसिल हो जा रहा है। और बाकी इसके लिए एक और मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उससे ये एकदम आपको क्लियर दिखेगा, देखते ही आप बोल दोगे कि इसमें नहीं करंट फ्लो होगी, इसमें ही फ्लो होगी ना। आज हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे। हाँ, इस पर हटा सकते हैं उसको, बट अभी आपको इतना पता नहीं था ना। आज हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट बताओ। थर्ड, a small circular loop of wire is placed inside a long solenoid carrying a current। कोई लॉन्ग सोलेनोइड लिया गया है और उसके अंदर एक स्मॉल सर्कुलर लूप को रखा गया है ना, ये सोलेनोइड है कोई। और ये जो लूप का प्लेन है और इसका एक्सिस है सोलेनोइड का, ये दोनों एक ही में है। एक सेकेंड, द प्लेन ऑफ द लूप कंटेन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, सॉरी ऐसे रखा हुआ है, जो एक्सिस है उसी प्लेन में ये है। पर समझो बच्चों, सोलेनोइड जो होगा ऐसे है, अगर सोलेनोइड
ये एक्सिस है तो वो ऐसे रखा हुआ उसके प्लेन में, समझ लो। तो छोटा सा सर्कल है वो इसके एक्सिस के प्लेन में रखा हुआ है। ये बात समझ आ गई है सभी को? If current in the solenoid is varies, the current induced in the loop। अब आप बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं ऐसे है और उसमें आप ऐसे लूप रख दोगे तो इससे कोई फ्लक्स पास हो पाएगा? फ्लक्स जीरो जाएगा ना। जब फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है तो चेंज भी नहीं होगा। आप यहाँ का करंट जो फ्लो हो रहा है वो चेंज करा रहे हो। करंट चेंज होगा तो बी की वैल्यू चेंज होगी ना, लेकिन फ्लक्स ही नहीं जा रहा तो ईएमएफ डेवलप ही नहीं हो पाएगा ना, तो जीरो रहेगा ना, ना ईएमएफ डेवलप होगा ना करंट इंड्यूस होगा। नेक्स्ट बताओ। 2 identical conductors P and Q are placed on a two frictionless fixed conducting rails R and S। देखो यहाँ पे दो फिक्स्ड ऐसे रेल्स हैं और उनपे दो कंडक्टर को ऐसे रखा गया है P एंड Q। और एक यूनिफॉर्म डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिया हुआ है। If P is moved in direction shown with the constant speed then rod Q। अगर आप देखो इसको मूव कराना चाहोगे, इसको अगर मूव कराना चाहोगे तो इस लूप का फ्लक्स क्या होगा? इस लूप का फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा? इसका एरिया बढ़ने लगेगा ना। तो अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो है वो क्या करना चाहेगा? ये तो फिक्स है, ये तो नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होना चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा और इसको आगे बढ़ाना चाहेगा ताकि इसको रोक कम कर सके। इसके एरिया को बढ़ने से रोकना है। एरिया कब बढ़ने से रोक पाओगे? जब इसकी स्पीड कम करने का ट्राई करो और इसकी स्पीड बढ़ाने का ट्राई करो। ये आगे आएगा तो एरिया कम होगा ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया गया ये तो फिक्स स्पीड से चल रहा है। एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो आपको अब इसमें बताना है कि क्या क्या होगा ऑप्शन देख करके। ए में दिया है विल बी एट, देन रॉड क्यू का क्या होगा ये बताना है। रॉड क्यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पी। तो पहला ऑप्शन में सही बोल रहा है ना, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पी होगा ना, क्योंकि वो इधर आएगा तभी एरिया कम हो पाएगा ना। बाकी देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो। लास्ट टाइम देखो मैंने बताया था आपको, अब कोई रॉड अगर मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसका वैल्यू कैसे निकालते हो? वी क्रॉस बी करके। वी इधर है ना और क्रॉस बी ना, वी क्रॉस बी करोगे तो ऐसे कुछ यहाँ पे बैटरी मान लोगे, ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी। अब इस करंट जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर लगेगा? एल क्रॉस बी इधर को ना, तो इस पे इधर को फोर्स लगेगा। हाँ रजत, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो सीधा सीधा सोच सकते हो कि हमेशा इंड्यूस करंट की वजह से क्या होता है, जो भी रीजन है उसका अपोज होगा। एरिया बढ़ रहा है तो कम होने का ट्राई होगा। हाँ, नेक्स्ट बताओ।
6. Two identical coaxial circular loops carrying a current I, each circulating in same direction. If loops approach each other, दो ऐसे आपको लूप दिए गए हैं, दो लूप लिए गए हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, और ये अगर एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? करंट इन ईच लूप विल डिक्रीज, करंट इन ईच लूप विल इंक्रीज, current in each loop will remain same, current in one loop will increase and in other loop will decrease. करंट का आपको बताना है कि क्या होगा। बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें क्या होगा? कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो, देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, जब ये पास लाओगे, हाँ जब ये पास लाओगे तो क्या होगा, इस करंट के वजह से इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा ना। ये क्या है, एक तरह से ऐसे आप करोगे अभी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, इधर से एंटर कर रही होंगी और इधर से निकल रही होंगी। सेम इसमें भी हो रहा होगा। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दूसरे में इंटर करने लगेगी तो उसमें इसके वजह से फ्लक्स आने लगेगा ना, इसकी वजह से अगर इसमें फ्लक्स आने लगेगा और वो पास आ रहा है तो बढ़ रहा है, तो एक की वजह से दूसरे में फ्लक्स बढ़ेगा तो वो क्या करना चाहेगा, इस करंट की वजह से ही फ्लक्स आ रहा है ना, इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आ रहा है तो ये क्या करना चाहेगा, इसको कम करना चाहेगा ना। सेम चीज है इसके लिए होगा, जब ये पास आ रहा है तो इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आएगा ना, तो दोनों केस में ही कम करना चाहेंगे। यहाँ पे ये करंट जो है यही रीजन है, एक में करंट है इसीलिए दूसरे में इस करंट वाला ये वाला फ्लक्स आएगा, तो उसको अपोज करना है ना। समझो बच्चों इसमें, जब आप इसको ला रहे हो तो आप इसकी करंट भूल जाओ, इसकी करंट क्या है, बस आप इसका सोचो कि इस करंट की वजह से इससे फ्लक्स जा रहा है, तो ये फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो कम कब हो पाएगा, जब करंट कम होगी। जब आप इसका सोच रहे हो तो इसको मत सोचो, इसकी करंट। नेक्स्ट बताओ। 8 9 7 3 है। लाइन लगा दिया यार आज तुम लोगों ने। 7 देखो, a metallic ring with small cut is held horizontally and magnet is allowed to fall vertically through the ring, then acceleration of the magnet is। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हमने ऐसा कुछ रिंग लिया, ना ये वाला पार्ट मान लो अंदर के साइड है,
ना, ये वाला पार्ट अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड है यार, लेकिन इसमें तो हाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना। एक मिनट, देखो इसमें क्या है, बोल दिया गया है कि कहीं पे कट लगा दिया गया है। कट लगा दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे ये कटा हुआ है ऐसे, और फिर ऊपर से कोई मैग्नेट को गिराया जा रहा है। अब ये जब गिरेगा तो क्या यहाँ करंट फ्लो हो पाएगा? जब करंट फ्लो होगा तभी नहीं, अगर नॉर्थ पोल नीचे आ रहा होगा तो नॉर्थ पोल को अपोज करने का ट्राई होगा। करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो कोई, जब करंट नहीं आएगा तो यहाँ नॉर्थ पोल बन पाएगा। जो इसको, जब नॉर्थ पोल बनेगा तभी ना अपोज हो पाएगा, तो यहाँ कुछ अपोज नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे हमेशा जी से ही गिरेगा वो। समझो बच्चों, अगर ये कंप्लीट हो जाता तब वो उस पे नीचे को जब आता तो ऊपर को फोर्स लगता। अगला करें। अगला 8 देखो। In the given arrangement, the loop is moved with constant velocity v in a uniform magnetic field in a restricted region of width a. The time for which the EMF is induced in the circuit. तो वो आपको कुछ ऐसा दे दिया गया है, कोई आपको रीजन दिया गया है, ये पूरा एंड टू द प्लेन इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और एक लूप को हम लोग लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ लूप लेके आ रहे हैं, इस पार्ट का विड्थ कुछ ए है और इस पार्ट का विड्थ कुछ बी है, एंड बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब देखो, जब ये अंदर आएगा, जैसे ही ये अंदर आना शुरू होगा, तो मान लो अभी इतना अंदर आ चुका है ये, तो अभी इसके अंदर यहाँ पे इस पार्ट से फ्लक्स जाने लग जाएगा ना। और जैसे जैसे ये अंदर आता जाएगा वैसे वैसे ये फ्लक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हमें बताना है टाइम फॉर विच द ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट। तो ये ईएमएफ इंक्रीज होता रहेगा, कब तक इंक्रीज होता रहेगा? जब तक कि ये पूरा पूरा अंदर ना आ जाए। इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं, जब तक ये अंदर आता जा रहा है। तो मान लो ये यहाँ तक आ गया है, इसकी साइड लेंथ बड़ी है ना, तो अभी, और ये v स्पीड से चलता जा रहा है, तो अभी तक ईएमएफ इंड्यूस है। फिर इसके बाद जैसे ये बाहर निकलेगा, निकलना शुरू होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस आएगा क्या? अब जैसे ही ये थोड़ा बाहर निकलेगा, ऐसे हुआ, और ये अभी इधर जा रहा है, अभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पार्ट में ही ईएमएफ आएगा ना, इस पार्ट में। इस पार्ट में अब कोई ईएमएफ में चेंज आएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे आएगा, लेकिन इस पार्ट का ईएमएफ तो उतना ही, सॉरी फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना। फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज कब आना शुरू होगा?
जब ये पार्ट ऐसे हो जाएगा, अभी समझेगा श्रेयस, अभी रुक। हाँ, जब ये बाहर निकलना शुरू होगा, जब ये ऐसे आ जाएगा, और फिर इसके बाद अब आप बाहर खींचोगे तो अब ये पार्ट कम होने लगेगा ना, ये आगे आने लगेगा। तो फिर इस रीजन में जो फ्लक्स है वो फिर चेंज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और धीमे धीमे क्या होगा, ये जब एकदम ही बाहर आ जाएगा है, ये अब कम होता जा रहा है यहाँ का फ्लक्स, और बाद में जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? जब वो ऐसे आ चुका होगा तो थोड़ी देर तक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा ना, जब ये आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, इस पार्ट में ही फ्लक्स है ना, तो यहाँ का ये के फ्लक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा जब ये ऐसे रहेगा। जब तक वो अंदर आ रहा था और यहां तक नहीं पहुंच गया तब तक फ्लक्स बढ़ेगा, और फिर जब ऐसे आने के बाद जब आगे जाएगा तो फ्लक्स कम होना शुरू होगा ना। बीच में यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। समझ आया बच्चों? अब आप देख लो, ये कब तक ये जब फ्लक्स बढ़ता रहा है, शुरू हुआ था जब, तब से ये कितना अंदर आया, ये ए डिस्टेंस अंदर आने तक फ्लक्स बढ़ता रहा है, तो टाइम कितना मिला, ए बाई वी टाइम तक फ्लक्स बढ़ता रहा है। फिर जब ये पूरा ऐसे अंदर आ चुका है और यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, फिर इसके बाद फिर से फ्लक्स का कम होना शुरू हो जाएगा। अब कितना इसको चलना पड़ेगा इस साइड लेंथ को, जब तक ये फ्लक्स कम होता रहेगा, ए डिस्टेंस चलना पड़ेगा जब तक ये यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। तो फिर से कितना टाइम मिलेगा, ए बाई बी। तो टोटल कितनी देर तक ईएमएफ डेवलप हुआ पूरे लूप में, पहले ए बाई बी, फिर थोड़ी देर तक जीरो, फिर से ए बाई बी, तो टोटल टाइम कितना मिला, 2a/v। ठीक है बच्चों, समझ आ गया है? नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या है, सोलेनॉइड हैविंग एन आयरन कोर हैज इट्स टर्मिनल कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल डीसी सोर्स। देखो ये अभी परमानेंट मैग्नेट में आप पढ़ोगे कि जब आप कोई सोलेनॉइड में कोई ऐसे आयरन रख देते हो, तो आयरन में भी क्या होता है, मैग्नेट के पास जाने पे ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये एक तरह से आपने अंदर मैग्नेट रख दिया, तो इस अंदर का मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है। आयरन रखने से सोलेनॉइड में क्या होता है, अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। समझो बच्चों, आयरन खुद तो मैग्नेट नहीं होता, लेकिन मैग्नेट के पास जाके वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। देखा होगा ना, आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है। तो ये परमानेंट मैग्नेट वाला जो चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे सिखाया गया होगा। तो अगर किसी को अभी मानो पढ़ने का तो वो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, बाकी लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा ना, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब एक बार पढ़ाऊंगा ये सब। तो अभी के लिए ये मान लो कि आयरन रखने के बाद ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है। while removing the rod current through the solenoid, अब देख लो यहाँ पर ये ऐसे कुछ करंट फ्लो कराया जा रहा है सोलेनॉइड। अब इसके रखने के बाद अंदर का बी बढ़ चुका है। अब अगर आप इसको बाहर खींचोगे, अब इसको बाहर निकालने लगोगे तो अंदर का बी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अगर अंदर का बी डिक्रीज होगा, रॉड को खींचने से बी डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अब करंट को क्या करना पड़ेगा, करंट को खुद को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो फ्लक्स कम हो रहा है वो कंपनसेट कर सके। हाँ, उसको बाहर जाने से रोक सके, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जितनी करंट है और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि करंट बढ़ेगा तो उसको एक तो रोकेगा भी और बी भी बढ़ेगा, तो आय यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा।
समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट बताओ। सब में एक ही फंडा है, बस अपोज कराना है। नेक्स्ट बताओ। हो गया क्या? 12th। 12th देखो। Two geometrically identical cycle wheel have different number of spokes connected from the center of wheel. One is बच्चों 12th अभी छोड़ दो ना, 12th आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। रोटेशनल ईएमएफ आज पढ़ेंगे, उसके बाद कर लेना। सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन, सोलेनॉइड वाले अभी आगे आने वाले हैं। पीछे एक बार सोलेनॉइड आया था, अभी इसमें फिर से आएगा। आगे देखो और कोई नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। फिर 14 टू कोएक्सियल सोलेनॉइड फिगर इफ की और प्राइमरी सडनली हाँ वो भेज देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड जो है इसमें कुछ ऐसे वाइंडिंग दिखाई गई है। और दूसरा जो सोलेनॉइड है उसमें कुछ ऐसे वाइंडिंग दिखाई गई है ना। और देखो यहाँ पे अभी शुरू में क्या होगा, ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, तो ये करंट जा रही होगी, यहाँ से निकल रही होगी, ऊपर जा रही होगी, फिर अंदर से आके ऐसे करंट जा रही होगी। तो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा? यहाँ पे देख लो करंट ऐसे बाहर से जा रही है अंदर को, यहाँ पे अंदर को जा रही है करंट, और यहाँ से करंट बाहर को आ रही है।
और इधर करंट बाहर को आ रही है ना, तो ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लेफ्ट में जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही है। तो इसका मतलब वो इससे भी निकल के आ रही होंगी ना, बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी ना यहाँ पर ऐसे। तो इसमें भी मैं अभी किधर फुल फ्लक्स है, ऐसे जा रहा है फ्लक्स ना, सोलनॉइड में ये लाइन सब आगे तक जाती है ना, पीछे से आ रही होंगी आगे तक जा रही होंगी, तो इसमें फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा ना। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब अचानक से जैसे ही आप यहाँ पे जो की है, सडनली इस की को ओपन कर दोगे, ओपन होते ही क्या होगा, ये करंट क्या हो जाएगी, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो तुरंत जीरो को टेंड करेगी। करंट बंद होते ही क्या होगा, बी भी जीरो होने लगेगा। अब करंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो इधर को जा रहा है वो कम हो रहा है, अगर इधर को जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कम होगा, तो ये लूप क्या करना चाहेगा, अपने अंदर ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगा, हाँ अपने अंदर ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगा कि इधर को फ्लक्स बढ़ सके। इधर को फ्लक्स कब बढ़ पाएगा, जब इधर को करंट अंदर जाए और इधर से बाहर को निकले ना, ऐसे कुछ होगा तभी इधर को फ्लक्स मिलेगा ना, तो इसका मतलब करंट कुछ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, यहां से जा रहा होगा, फिर यहां से करंट निकल रहा होगा, फिर यहां से ऐसे जा रहा होगा, फिर यहां से ऐसे आकर के करंट ऐसे जा रहा होगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, एल टू एन आ रहा है ना, समझो ना, करंट अगर यहाँ से अंदर गई, ये अंदर गई और इधर से फिर बाहर आएगी, फिर यहाँ अंदर जाएगी, फिर वो इधर से ऐसे आकर के इधर जा रही है। समझ आ पा रहा है बच्चों? नेक्स्ट बताओ। 15 देखो, a coil having 500 square loops each of side length, this is placed normal to magnetic field with increasing rate this। अब ध्रुविल क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कहीं पे ऐसे स्क्वायर लूप्स हैं और वहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 ना, ऐसे वहीं पर 500 टर्न्स बने हुए हैं, तो टोटल एक लूप से कितना फ्लक्स जाएगा, बी इंटू ए, और अगर एन लूप है वहां पे तो इंटू एन कर दोगे, टोटल इतना फ्लक्स हो जाएगा ना। और आपको ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो एरिया नहीं चेंज होता है, एन नहीं चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है ना, तो ए इंटू एन बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डीबी बाई डी टी। एक स्क्वायर का एरिया कितना डाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स कितना वो डाल सकते हो, डीबी बाई डी टी की वैल्यू दी है वो भी डाल दो, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 15 के बाद 17 था, 17 17 और 19 देखो। अब अपना सैटरडे को एक्सरसाइज 2 डिस्कशन है ना बच्चों, सैटरडे को अपना फाइनल हुआ था ना एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन। मैग्नेटिक फील्ड का करना है, अभी किसके किसके बचे हैं, कैपेसिटर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, 3 चैप्टर बचा है ना। हाँ वो पैराग्राफ करना है, हाँ पैराग्राफ पहले करेंगे। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का ही करते हैं पहले, वो पैराग्राफ डिस्कस कर देंगे और फिर एक्सरसाइज 2 देखेंगे। सैटरडे वाली क्लास जो होगी वो मैं
क्लास प्लस ऐप के थ्रू लूंगा ना, व्हाइट बोर्ड पर ना, बोर्ड पे खड़ा होके पढ़ाने वाला हूँ क्लास प्लस ऐप के थ्रू। चलेगा, बट ज्यादा लोग नहीं आना, तो 2-4 लोग आओगे तो चलेगा। अब अंडा ऐसी बातें भाई क्लास में नहीं पूछते, ऐसे पूछेगा तो फिर मैं किसको बोलूंगा आओ, किसको बोलूंगा नहीं, अलग से पूछेगा तो बोल दूंगा। 17 बताओ बच्चों। हाँ 17 क्या बता ना, क्या है मैं बताऊंगा ना। क्या है यार, ये क्या है? 17 देखो क्या है, वन कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 40 ओम इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 160 ओम। एक कोई क्वाइल लिया गया है, कोई क्वाइल है, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। इसका रेसिस्टेंस दिया है 40 ओम और इसका रेसिस्टेंस दिया है 160 ओम। क्वाइल, अच्छा रेडियस दिया है, सर्कल है, मतलब ये सर्कुलर क्वाइल है। यहाँ पे क्वाइल में देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है ना, इसी के ऊपर 100 टर्न्स बने हुए हैं, एन की वैल्यू 100 दी हुई है। Coil is placed between poles of a magnet such that magnetic field is perpendicular to the coil. देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी जैसे हम इसको बाहर को खींचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लेंगे, तो आपको बताना है कि टोटल यहाँ कितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया हुआ है चार्ज क्रॉस इक्वल टू निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा फाइव बाई आर। शुरू में यहाँ पे कितना फ्लक्स रहा होगा, बी इंटू ए, और बाद में जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लोगे तो कितना फ्लक्स रहेगा। बच्चों ये बात समझ आ रही है? बाद में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो बी इंटू ए। टोटल सर्किट का ये रेसिस्टेंस रहता है ना, यहाँ जिस लूप में भी ये करंट फ्लो होगी उस लूप का रेसिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। चार्ज पास्ड हमें दिया हुआ है 32 माइक्रोकूलम। कितना फ्लक्स में चेंज आया, केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना, यहाँ मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो बी इंटू ए का चेंज आया, पहले बी इंटू ए था बाद में जीरो, तो चेंज जो है डिक्रीज हुआ है और वैल्यू है बी इंटू ए। आर की वैल्यू कितनी बोलोगे, 160 प्लस 40। अब एरिया आपको पता है, रेडियस दिया है और बी निकालना है, हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू एन भी कर देना ना, इंटू एन है ना, इनिशियल फ्लक्स एन बी ए है। 17 हो जाएगा बच्चों। नाइनटीन देखो, in the given figure if magnetic field which is perpendicular to the plane of paper in inward direction, then ऐसा कुछ आपको लूप लिया गया है,
यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, प्लेट ए, प्लेट बी, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वाला जो बी है वो क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन वाला बी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनटू द प्लेन वाले बी को हमें क्या करना है, डिक्रीज कराना पड़ेगा ना। तो ऐसे करंट फ्लो कराना पड़ेगा। अगर करंट ऐसे फ्लो होगी ना, अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ से डीक्यू डीक्यू चार्ज निकल करके इधर एक्यूमुलेट हो रहा होगा ना। करंट ऐसे फ्लो हो रही है मतलब डीक्यू चार्ज यहाँ से निकला प्लस डीक्यू और आकर के इधर आके डीटी टाइम में ऐड हो जाएगा ना। करंट अगर ऐसे आ रही है तो मतलब ये प्लेट का चार्ज बढ़ रहा होगा और इस प्लेट का चार्ज कम होता जा रहा होगा। प्लेट बी ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिवली चार्ज, सही बात है, प्लेट ए ऑफ कैपेसिटर विल बिकम पॉजिटिवली, नहीं प्लेट बी ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। आप सीधे सीधे ऐसे सोचो, ऐसे करंट फ्लो हो रही मतलब यहाँ पे बैटरी कैसे लगी होगी, ऐसे बैटरी लगी होगी ना, जो हम लोग बैटरी इमेजिन करते हैं ऐसे होगी ना। तो पॉजिटिव प्लेट से क्या कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट। हाँ, इलेक्ट्रॉन अपोजिट में जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा जा करके यहाँ पे ऐड हो रहा है। कब खत्म होगा मेरा होमवर्क। अब ध्रुविल जाने दो, क्या है इतना समझ रहे हो, थोड़ा छोड़ भी दिया करो। देख ध्रुविल, अगर कोई भी लूप है, ये कोई लूप है, अगर इसमें करंट ऐसे जा रही है तो करंट ऐसे कब जाएगी, जब इसमें ऐसे बैटरी लगी होगी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तभी ना उससे करंट निकल रही है। तो यहाँ पे देख ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा तभी ना ऐसे करंट निकलेगी। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हम लोग उसको एक इमेजिनरी बैटरी बना के ऐसे सोचते हैं ना। समझ आया क्या। 23rd। लग रहा है 25 क्वेश्चन मैंने खुद को ही दिए थे होमवर्क, पूरे बता दिए मैंने। देखो 20-21 तो नहीं रह गया कोई का। चलो देखो 22 देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। हाँ यार, अब क्या करूं, टाइम थोड़ा ज्यादा ले ले रहा हूं मैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with an angular acceleration alpha. At center of the orbit is taken a conducting loop of radius r. EMF induced in the small loop due to the motion of current. देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अपना घूमने में लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा है। कर लूंगा भावेश, नीचे से कोई रैंक ले आऊंगा मैं। तो देखो ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट एक छोटा सा हमने लूप रख दिया है जिसका रेडियस r है और ये कैपिटल R है। ठीक है, तो
अगर हमें ये पता चल जाए कि करंट के फ्लो होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से अगर हम करंट निकाल लें तो करंट के टर्म में हम यहाँ पे फ्लक्स लिख देंगे, फ्लक्स आ जाएगा तो हम ईएमएफ इंड्यूस इसमें कितना हो रहा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो करंट अपोजिट में फ्लो हो रही होगी, तो फ्लक्स कितना हो रहा होगा, बी बी कितना हो रहा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों यही आ रहा होगा ना फ्लक्स, अगर लूप में आई करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से तो इतना फ्लक्स आएगा। अब देखो जो आई आएगा, आई में ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है उसका ओमेगा का भी यूज होगा, और ओमेगा चेंज हो रहा है अल्फा की वजह से, मतलब आई चेंज होता दिखेगा, तो हमें फ्लक्स भी चेंज होता दिखेगा, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है। तो बस आप आई लिख दो इस ओमेगा के टर्म में। आई कितना बोलोगे, एवरेज करंट कितनी फ्लो हो रही है, कोई भी एक जगह बैठ के देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर टी टाइम पीरियड बाद क्रॉस हो रहा है, टाइम पीरियड कितना बोलोगे, 2 पाई बाय। और एक चीज और है यहाँ पे देखो, स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम टाइम पीरियड एक कोई ऐसा कांस्टेंट होगा वो नहीं बोल सकते ना, यहाँ पे हम 1 मिनट रुको ना, करंट लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या सोच लेते हैं। देखो यार बच्चों, यहाँ पे ज्यादा बेटर क्या होगा, करंट की जगह ना सोच करके हम किसी इंस्टेंट पे एक मूविंग चार्ज की वजह से यहाँ पे बी लिखते हैं, मूविंग चार्ज की वजह से वो ज्यादा अपने लिए आसान रहेगा। एक क्यू चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे बी कितना आएगा, और इसकी हर इंस्टेंट की वेलोसिटी हमें पता है। लूप न मान करके मूविंग चार्ज लेकर के करते हैं तो उससे थोड़ा सा अपने लिए करंट लिखने वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर एक क्यू चार्ज v स्पीड से चलता है, कोई भी क्यू चार्ज अगर v स्पीड से चल रहा है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, v का बच्चों ये फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई q इंटू वी क्रॉस आर, मतलब v r साइन थीटा, परपेंडिकुलर में देखेंगे तो r साइन थीटा 1 हो जाएगा अपॉन में r क्यूब, तो आ जाता था म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू v बाई आर स्क्वायर। अगर जिधर वो जा रहा है उससे 90 डिग्री पे हम r डिस्टेंस पे देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझो ना, v साइन थीटा यहाँ पे 1 था ना, v क्रॉस r को हमने v r साइन थीटा लिख दिया है। फॉर्मूला याद है बच्चों, फॉर्मूला हमारा ऐसे रहता था ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जा रहा है, अगर v स्पीड से जा रहा है तो ये टेंजेंट के लॉन्ग जा रहा है, तो रेडियस के लॉन्ग यहाँ सेंटर होगा ना, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे b की वैल्यू बोलोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू वी, वी कितना होगा आर ओमेगा अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है रेडियस के बराबर, तो इससे म्यू नॉट बाई 4 पाई ई ओमेगा बाई आर, ये हमारा बी आ चुका है। तो अब बी का अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ चेंज बताओ, बी का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा, ई इंटू बाय आर बाहर आ जाएगा, ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा अल्फा,
डीबी बाई डी टी पता चल गया है। अब आप फ्लक्स पता है, सेंटर पे जो लूप रखा है उसमें फ्लक्स कितना होगा, उसका एरिया इंटू बी, और जब ईएमएफ निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी की ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। कुछ समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? बी ऑप्शन आ जा रहा है। एक मूविंग चार्ज के वजह से हमने सेंटर पे बी लिखा और फिर फ्लक्स लिख लिया और डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट बताओ। 23rd में देखो क्या है, स्क्वायर वायर लूप ऑफ 10 centimeter side lies at a right angle in a uniform magnetic field. देखो यहाँ पे आपको बोला गया और 10 वोल्ट लाइट बल्ब इन सीरीज विद द लूप एज शोन इन फिगर। ये 10 वोल्ट का लाइट बल्ब है। देखो यहाँ पे ये 10 वोल्ट का है, मतलब जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस 10 वोल्ट का होगा तभी ये फुल ब्राइटनेस से साइन कर पाएगा ना। अगर 10 वोल्ट का बल्ब है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट का होगा तभी वो फुल साइन कर पाएगा ना। और आपको बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 20 टेस्ला है, 20 टेस्ला से वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 0 डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ये साइड लेंथ आपको कुछ दी हुई है, आप यहाँ का फ्लक्स लिखो, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी निकालो बाई डेल्टा टी, और वो बराबर कर दो 10 वोल्ट के, तो उससे डेल्टा टी आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों ना, सभी लोग कर लोगे ना 23 में। ट्वेंटी फाइव देखो, मैं सोच ही रहा था कि 24 बोला नहीं कोई ने। 24 देखो, मैग्नेटिक flux through a stationary loop with a resistance R, vary time interval this, the heat generated during this time interval, then negative the inductance of loop। हाँ वही तो यार। तो देखो यहाँ पर कोई हमने लूप लिया हुआ है और उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इस लूप का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है हमें वो भी दे दिया है। नहीं, ये फ्लक्स जो पास हो रहा है वो भी दे दिया है, तो हमें बताना है कि हीट इसमें कितना जनरेट होगा, हीट जनरेटेड निकालना है। तो आपको पता है कि आप
ईएमएफ इंड्यूस पहले निकाल लोगे डी फाई बाई डी टी करके। ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ए, टी को अंदर कर लो ना, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो केवल कैपिटल टी बचेगा, यहाँ टी स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा। पहले मैंने इसको ऐसे लिख लिया फिर डिफरेंशिएट किया है, तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो करंट कितनी फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी। अगर करंट आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो आपको हीट जनरेटेड निकालना है, तो आप क्या करोगे, टी टाइम में आपको हीट जनरेटेड निकालना है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैपिटल टी टाइम तक वेरी किया, जब तक वेरी करेगा तभी तक करंट फ्लो होगी ना। तो हीट जनरेटेड के लिए क्या करोगे, डी एच बाई डी टी कितना होता है, आई स्क्वायर आर, डी टी को इधर ले आओगे इंटीग्रेट कर लोगे, आई की वैल्यू टी के टर्म में डाल दोगे। ट्वेंटी फाइव देखो, 25 में देखो, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए and resistance R moved in a region of uniform magnetic field with velocity v through the distance x. The work done is, देखो ये बोला जा रहा है कोई हमने स्क्वायर लूप लिया हुआ है, और ये कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो इसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखो जब आप ये कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हर टाइम पे फिक्स होगा ना। ये मूव करने की वजह से क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, जब फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं आएगा, कोई करंट भी नहीं फ्लो होगी ना। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी तो कोई अपोज हो ही नहीं रहा ना, जब अपोज होगा ही नहीं तो इसका मतलब आपको मूव कराने में कोई वर्क करना ही नहीं है। जब इंड्यूस करंट आती तब अपोज होता है ना, नो वर्क डन, तो डी आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लो इसका, क्वेश्चन तो यही बोला है इसमें। ठीक है बच्चों, फिर अब आगे पढ़ना स्टार्ट किया जाए। फाइनली मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। खतरनाक था यार आज का तो दिन। यार ये इस ईएमआई का मैंने सोल्यूशन डाला नहीं है क्या, अरे तो मांग लेते ना यार तुम लोग भी, मेरी लंका लगा दोगे, तब मुझे याद आएगा कि अरे सोल्यूशन नहीं डाला, ये चक्कर है। मांग लिया करो यार, इतना क्यों शर्माते हो तुम लोग। नहीं डालना ही पड़ेगा यार, नहीं तो तुम लोग तो मेरा होमवर्क करा दोगे पूरा। मॉड्यूल मुझे इतना याद हो जाएगा कि मैं रात में सोते हुए भी सॉल्व कर सकता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा मुझे कुछ दिनों में, ऐसे ही चला तो। थैंक यू नैनेस, थैंक यू, लेकिन ये थैंक यू बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है मुझे अंदर से। ये देख लो ध्रुविल टाइम काउंट कर रहा है कि 1 घंटे 10 मिनट डाउट चला है।
और डाउट पूछने में जो एक दो रह जाते थे ये डाल देता था कि ये भी बता दो, कोई जाने नहीं दिया इसने। सॉल्यूशन इंस्टेंटली नहीं देखते हैं ना, इंस्टेंटली देखोगे तो याद नहीं रहता है। आप एक बार ट्राई कर लो, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट में देखना शुरू करो। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जिस वीडियो को मैं यहाँ पॉज करता हूँ और नया वीडियो स्टार्ट करता हूँ।